घर वाले स्माइल करते हुए बोलते हैं कि जैसे ही ये घर जाएंगे ना सबसे पहला तो यही काम करेंगे कि गूगल करेंगे। लोग MBBS कर रहे होते हैं और वो नई नई बीमारियों के बारे में जानते हैं। इवन मैंने सिस्टर्स में भी देखा है जो नर्सेज बनती हैं कि वो भी सोचने लगते हैं कि हमें ही कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई। नमस्कार। तो दोस्तों आजकल ये सवाल करना कि गूगल और यूट्यूब करना चाहिए हमें बीमारी के बारे में या डॉक्टर के बारे में बेमानी है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते ही हैं। और इवन मुझे भी अगर किसी डॉक्टर को दिखाना होता है या जानना होता है तो मैं खुद भी उनके बारे में गूगल करके देखता हूँ या उनके वीडियोस भी देखता हूँ अगर वो अवेलेबल है तो ये अच्छी बात है। और क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी और नेगेटिव रिव्यूज़ भी, और अपनी बीमारी के बारे में भी आपको 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पता लग जाती हैं। बट डेफिनेटली ये भी होता है कि आप कई बार गूगल जो है वो समुंदर की तरह है, तो कई बार आप गुम भी हो जाते हैं, खो भी जाते हैं और आप कई गलत शब्दों को पिक कर लेते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है जिसे आप खुद से जोड़ लेते हैं। जैसे कई बार डिप्रेशन का पेशेंट होता है, उसको मन की उदासी होती है, रोने का मन करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता और कभी कभी वो कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और बहुत अच्छे से अपनी जॉब में परफॉर्म भी करता है। जो बहुत अच्छे से अपनी जॉब में परफॉर्म करता है और खुश हो जाता है तो उसको वो मेनिया भी समझ लेते हैं। तो कई बार वो बोलते हैं हमें बाइपोलर है, तो फिर बाकायदा मन में ऐसा चलता है कि ये 7 लक्षण है मेनिया के, इसमें से 3 इनमें से प्रेजेंट है कि नींद कम आ रही है, ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, उसके बावजूद बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब उनको डिप्रेशन ही है, बाइपोलर नहीं है। तो क्या एक पेशेंट का हक है कि वो ऐसे सवाल करे? डेफिनेटली। अगर इस पर आपका डॉक्टर नाराज़ हो जाए या गुस्सा हो जाए कि आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे, अपनी ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब शायद वो डॉक्टर ही सही नहीं है। बिकॉज साइकोलॉजी और साइकेट्री में साइको एजुकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, बीमारी के बारे में समझना और इवन जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो क्यों दी जा रही हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो लोग पूछते हैं कि ये दवा किस लिए है, ये किस लिए है, ये किस लिए है, तो उनको पूरी वो जानकारी होनी चाहिए। और कई बार तो घर वाले स्माइल करते हुए बोलते हैं कि जैसे ही ये घर जाएंगे ना सबसे पहला तो यही काम करेंगे कि गूगल करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे शब्द पेशेंट इस्तेमाल करते हैं जो मैंने भी नहीं सुने होते, मेरे लिए भी नए होते हैं क्योंकि हमारी बुक में नहीं लिखे होते। जैसे एक शब्द था ल्यूसिड ड्रीमिंग, शायद कि आप अपने सपनों में भी सपना कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं ड्रीम्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ठीक है, मैंने उनके सामने गूगल किया, मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिल गया। और ऐसा महीने 2 महीने में होता रहता है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो हमारी किताब में भी नहीं है, बट उनके विकीपीडिया पेजेस हैं, उन पर रिसर्च भी हुई है, हमें उनके बारे में नहीं पता, बट पेशेंट ने बताया तो हमारी भी कुछ जानकारी इकट्ठी हो गई और हम उनको भी समझा पाए कि आपको ये है या नहीं है। और अगर हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो केस न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करना पड़े या किसी और को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पेशेंट अपने बीमारी के बारे में जानना चाहता है उतना अच्छा है। उससे ये पता लगता है कि आप अपनी केयर करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं और अपना ध्यान रखेंगे। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई बार जब ज़्यादा ही डिटेल में चले जाते हैं तो कई बार कुछ शब्दों को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं नहीं हमें तो बाइपोलर ही है, हमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ही है, बल्कि उसकी बजाय अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुझे ये लक्षण है। जैसे कोई बोलता है कि मुझे उदासी है, या घर वाले बताते हैं कि इनको तो उदासी है, जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो बोलते हैं कि गुम रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, इनको डर लगता है, शक होता है, कानों में आवाज़ें आती हैं। तो एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं होता, वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। कई बार बोलते हैं इनको उदासी है और घर पेशेंट से पूछते हैं, बोलते हैं हाँ मेरा मन परेशान रहता है, मैं उदास रहता हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होने लग जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो उनको उदासी नहीं घबराहट है। और कई बार कोई बोलता है कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या मुझे डिस्थाइमिया है, मुझे GAD है, मुझे PMDD है एंड सो ऑन। क्योंकि हमारी आदत होती है, हमें मज़ा आता है बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ को समझने का और कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का भी। बल्कि आपको जान के हैरानी होगी, थर्ड ईयर सिंड्रोम भी होता है। जब लोग MBBS कर रहे होते हैं और वो नई नई बीमारियों के बारे में जानते हैं, इवन मैंने सिस्टर्स में भी देखा है जो नर्सेज बनती हैं, कि वो भी सोचने लगते हैं कि हमें ही कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये आम लोगों के साथ नहीं होता, जब खुद डॉक्टर बन रहे होते हैं उनके साथ भी ये समस्या आती है। तो हमें लक्षणों को डिटेल में समझना, लक्षणों को डिटेल में बताना चाहिए। डायग्नोसिस हमें स्पेशलिस्ट पे छोड़ देना चाहिए, बट अगर आपके मन में कोई बात आई है तो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और बाकायदा अगर कई बार मरीज़ ये बोलते हैं कि ना हम भूल गए क्या बताना है, तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि यार रिटन अगर आप कॉपी पे लेके आएंगे लिख के कि 1 2 3 4 ये 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें भी एक दूसरा ट्विस्ट आता है, कई बार तो कईयों ने नोटबुक्स ही भर दी होती हैं, 15-20 पेज होते हैं जो लिखे होते हैं।
और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने ऑनलाइन पेशेंट देखे तो उनकी शीट पढ़ने में ही 15 मिनट पहले लग गए उनको देखने से पहले। तो वो उतनी डिटेलिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, बट मोटे मोटे कुछ लक्षण आपको चाहिए। और जिनकी बहुत दवाइयाँ चल चुकी होती हैं तो कई बार पेशेंट को लिटरली आप जो दवाई बोलो उसको वो ऑलरेडी पता होती है। तो उसमें हमें ये भी नोटिस कर लेना चाहिए कि किस मेडिसिन से बेस्ट रिस्पॉन्स आया है, तो उसी मेडिसिन को दोबारा ट्राई किया जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और आप कब बेस्ट फील कर रहे थे, किस दवाई से कौन सा साइड इफ़ेक्ट आया है, तो अगर ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन की होगी कि आपने किस डॉक्टर को दिखाया था, तब क्या लक्षण थे, फिर उन्होंने कौन सी मेडिसिन दी, उस मेडिसिन से आपको क्या बेनिफिट हुआ या क्या नुकसान हुआ। अगर आपका ऐसा 3-4 के साथ एक्सपीरियंस है तो अगर 5th डॉक्टर कोई आपका है तो उसको वो बेटर सिचुएशन में होगा आंसर करने के लिए कि ये मेडिसिन बेटर रहेगी। और कई बार साइकाइट्री में क्या इशू क्रिएट होता है कि कुछ बीमारियां तो पूरी ठीक हो जाती हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ तो आपको वाहवाही मिलेगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती कई बार कुछ में। वो चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, 30% में तो पूरा ठीक हो जाता है, 70% में कुछ हिस्सा रह जाता है। उसी तरह अगर OCD की बात करें तो काफ़ी मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, बट काफ़ी मरीज़ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द मेडिसिन। तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। या हमारी बुक तो यहाँ तक कहती है कि 50% अगर OCD ठीक हो गया है तो इसका मतलब मेडिसिन सक्सेसफुल है। बट 50% के बाद कई बार फैमिली हैप्पी नहीं फील करती है, घर वाले नहीं फील करते, और उनका हक है तो वो किसी का भी ओपिनियन लें। बट अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इवन डिप्रेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो आया और चला गया, अगर हम इलाज ना कराएं तो भी वो 6 से 13 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और ऐसा होता भी है अक्सर। बट इतने दिन हम क्यों वेट करें, मेडिसिन लें और ठीक हो जाएं। बट कई बार डिप्रेशन में भी ऐसा हो सकता है कि एक दवाई दी, दूसरी दवाई दी, नहीं बात बनी। और कई बार तो मैं खुद भी कह देता हूँ कि आप किसी और साइकेट्रिस्ट का भी ओपिनियन लेके देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, वो एक नई सोच से सोचेगा, देखेगा। कभी कभार हम भी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है, ये मेडिसिन मैंने ट्राई की है, फिर भी बात नहीं बन रही। तो इसलिए बात करने से बात बनती है, बट मुद्दे की बात होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और आपके सवाल होने चाहिए। और अगर कई बार तो अब मैंने कंप्यूटर रखा हुआ है तो कई बार अगर पेशेंट बोलता है कि मैंने ये साइट देखी और ये देखा, तो मैं पेशेंट के सामने ही खोल लेता हूँ, क्या देखा आपने, बता दीजिए। उसमें हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाता है और समझाने का मौका मिल जाता है कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। खासकर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा होता है कि किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट में लिखा हुआ है कि इसके मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, बट उसके चांसेस जो हैं बहुत ही कम है, 10,000 में से एक है या 1 लाख में से एक है। तो भी वो इम्पॉर्टेंट है, बट वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट उसी को सोच के वो दवा शुरू ना करें, इससे अच्छा है कि उसके बारे में बात कर लें और बता दें। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हफ्ते 10 दिन में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि तब तक दवाई का इतना बेनिफिट नहीं आया होता और साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम कम्युनिकेशन में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट कम्युनिकेशन भी एक पर्टिकुलर लेवल का, क्योंकि कई बार OCD होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, डॉक्टर शॉपिंग होती है, तो उसमें कई बार ओवर भी हो जाता है, तो वो भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो दोनों ही तरफ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, होनी चाहिए। आपको गूगल करना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए, बट एक लेवल के बाद आपको भी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अब ये बंदा सही है, इसको मौका दें। अब जैसे इवन मेरे को एक बार रनिंग इंजरी हुई थी, तो उसके बाद जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला गया और उन्होंने मुझे समझा दिया और मैं सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद मैंने कई फिजियोथेरेपिस्ट को उनसे पहले दिखाया था, बट मैं नहीं हो पाया। तो ऑर्थोपेडिशियन मेडिसिन को दिखाया मैंने, डॉक्टर रजत को। उसके बाद मैंने उनके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, तो मुझे समझ आ गया कि इनको मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, जो एक्सरसाइजेज उन्होंने मुझे बताई मैंने की और मुझे बेनिफिट भी हुआ। तो एक बार आपको तसल्ली हो जाए और आपको समझ आ जाए कि हम सही रास्ते पे हैं, फिर आपको अपने और ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ करता था एक टाइम पे, अब करंट ज़माने में तो ऐसा नहीं है। मनी माइंडेड ये कई सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और मुझे भी मिलती हैं। तो उसमें आपको पहले ट्रस्ट बिल्डअप कर लीजिए, आपको ट्रस्ट हो जाए उसके बाद। और आपका हक है कि कोई भी अगर आपको जांच लिखी जाए, कोई भी दवाई लिखी जाए, तो आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या रीज़न है, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेगा और कितनी देर में हमें इससे आराम एक्सपेक्टेड है। गारंटी से तो कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि पहली दवाई अगर जैसे मान लेते हैं हम डिप्रेशन का एग्जांपल लें, डिप्रेशन में कई बार रिस्पॉन्स 1 से 2 हफ्ते में ही आना शुरू हो जाता है और 1 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। OCD में 2-3 महीने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहली दवाई से नहीं ठीक होते तो रिस्पॉन्स आने में फिर डेफिनेटली डबल टाइम लग जाएगा। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें जानने चाहिए एक साइकेट्रिस्ट के बारे में, जब खासकर हम मेडिसिन ले रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।